नमस्कार, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के अंकीय पटल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने जो राजस्थान में अवैध खनन है या भारत में जो अवैध खनन की समस्या है उसके बारे में पढ़ा था और एक ये सीरीज स्टार्ट की है अपन ने, जिसमें जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ठीक है, या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनसे आपके संभावित प्रश्न बन सकते हैं साक्षात्कार में, ठीक है। तो उसमें आज दूसरा अपन टॉपिक ले रहे हैं बेरोजगारी, क्योंकि बहुत अभी चर्चित मुद्दा रहा है बेरोजगारी का लॉकडाउन की वजह से। तो आज का जो टॉपिक है वो बेरोजगारी लेंगे अपन। ठीक है, बहुत अभी असंतोष बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप देखिए जैसे युवाओं में अधिक हो रहा है असंतोष, और लॉकडाउन की वजह से जो तालाबंदी हुई थी उसकी वजह से कई लोगों का रोजगार छिन गया। तो इस वीडियो में अपन बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बेरोजगार कौन होता है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, जो आंकड़े हैं नवीनतम, या बेरोजगारी की जो क्या बोलते हैं परिभाषाएं हैं या जो भेद है और आपके स्वरूप है राजस्थान में बेरोजगारी का, उसके बारे में थोड़ा परिचय लेंगे, ठीक है, थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बेरोजगार कौन, आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि बेरोजगार किसे कह सकते हैं, ठीक है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है। आपके क्वेश्चन बनेगा बेरोजगार किसे कहते हैं, ठीक है, या बेरोजगारी क्या है, ठीक है। सामान्य सा प्रश्न आपको देखने को मिले और इसका उत्तर आप देंगे, आंसर क्या देंगे आप, तो सामान्य शब्दों में अपन को आंसर देना है। ऐसे नहीं कि किसी विद्वान ने जो परिभाषाएं दी है वो अपन को बतानी है, सामान्य शब्दों में इसका उत्तर देना है, ठीक है। सामान्य शब्दों में इसका उत्तर क्या देंगे, आर्थिक रूप से सक्रिय 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की जगह आप यहां पर के कर लेना, के आयु वर्ग के व्यक्ति यदि लाभदायक रूप से नियोजित नहीं है तो यह स्थिति बेरोजगारी और प्रभावित व्यक्ति बेरोजगार। इस स्थिति से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस स्थिति से प्रभावित व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। ये सामान्य अपन अर्थ बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्रॉस क्वेश्चन भी मिलता है इंटरव्यू में, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि लाभदायक रूप क्या है, ठीक है। इसमें जो शब्द आया है लाभदायक रूप, ठीक है, इसका अर्थ बताइए, ठीक है। तो लाभदायक रूप का अर्थ यह है कि भाई जो प्रचलित दर पर मजदूरी है,
प्रचलित मजदूरी है, जैसे आप देखिए जो भवन निर्माण का काम करते हैं उनमें सामान्य जो व्यक्ति होता है, कारीगर होता है, लगभग मान लीजिए 500 रुपए लेता है वो, ठीक है, 500 रुपए लेता है और 500 रुपए पर वो काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। 500 रुपए पर प्रचलित मजदूरी क्या है, 500 रुपए है, और वो कारीगर भवन निर्माण का जो कार्य करता है या श्रमिक है, श्रमिकों की भी अभी सुनने में आ रहा है कि 500 रुपए कर दिए, ठीक है, और 500 रुपए है और वो 500 रुपए पर अगर कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन कार्य नहीं मिल रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपके बेरोजगार कहलाएगा, ठीक है। वो प्रचलित मजदूरी क्या है, 500 रुपए है, ठीक है, 500 रुपए पर वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, जो मजदूर है, ठीक है, और वो 500 रुपए में कार्य करने के लिए तैयार है, फिर भी उसको वो कार्य नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बेरोजगार बोलेंगे। सामान्य शब्दों में बताना, कोई डीप आपको ऐसी चीज नहीं बतानी है जिसमें आप ज्यादा उलझे, ठीक है, यहां पर आप उलझेंगे नहीं, ठीक है। और 15 वर्ष इसलिए रखा है कि भाई जो 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो बालक हैं, ठीक है, उनको भी लगाया जा सकता है काम में, और जो रिटायरमेंट की आयु है उससे 1 वर्ष कम रखा है, ये आयु वर्ग इसलिए, ठीक है। तो ये सामान्य सा प्रश्न है, और सामान्य से प्रश्न का क्या उत्तर देना है, कि बेरोजगारी का भी अर्थ आ गया इसमें, और बेरोजगार क्या होता है वो भी अर्थ आ गया। अब इसमें पूछ ले कि ये थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले, तो इसका एक उदाहरण मैंने आपको अभी बता दिया। आप ये सिंपल सा उदाहरण देके आप जो साक्षात्कार मंडल है, ठीक है, उसमें प्रश्नकर्ता को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या होगा कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, ठीक है, या पहले मैं आपको बता देता हूं, बेरोजगारी का अर्थ बता देते हैं, या जो प्रकार हैं, ठीक है, वो भी पूछ लें, ठीक है। बाय चांस कोई बहुत डीप में घुसना चाहे कि भाई नहीं आप तो और परिचय दीजिए, बेरोजगारी का इतना ही थोड़ी है, ठीक है, और बताइए, ठीक है। तो जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनके अंतर्गत आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, यहां पर बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है, ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार बताइए। बेरोजगारी का प्रकार क्यों बताना है, तो आपको पूछ ले कि भाई ये जो लॉकडाउन के कारण, तालाबंदी के कारण जो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई, उसको किसके अंडर में, कौन से प्रकार के अंडर में रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूंगा। अब देखिए इसमें जो पहला प्रकार है, पहला प्रकार है वो है संरचनात्मक, ठीक है, पहला प्रकार है वो संरचनात्मक। पहला जो प्रकार है बेरोजगारी का, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, अर्थव्यवस्था में अचानक आया बदलाव, अर्थव्यवस्था में आए अचानक बदलाव से जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण पूछ ले आपको कि संरचनात्मक आपका प्रश्न कहां से बन सकता है, तो भाई आपके इसी में से सब क्वेश्चन आपके बन सकता है, हाँ, कि भाई जो भी लॉकडाउन विशेष, विशेष के बारे में बता देता हूं। लॉकडाउन
तालाबंदी के कारण जो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी का एक उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो उदाहरण एक मान सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में अचानक बदलाव आया। ठीक है, बदलाव कैसा आया कि उत्पादन जो है वो ठप हो गया लॉकडाउन के कारण। जैसे उदाहरण ले अपन, जैसे कपड़ा निर्माण की जो फैक्ट्री है सूरत में, देखिए आपने सूरत में जो श्रमिक वर्ग था, मुंबई में श्रमिक वर्ग था, वो सड़कों पर उतर आया था। ठीक है, उत्पादन ठप हो गया था और उसके कारण क्या हुआ, जो लाखों लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए थे वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो लॉकडाउन के कारण जो तालाबंदी हुई थी, अर्थव्यवस्था में अचानक बदलाव आया। ठीक है, उत्पादन बंद हो गया बिल्कुल। ठीक है, या जो जैसे एक उदाहरण और बताएं कि भाई जैसे कोई मोटर वाहन है, ठीक है, वो सामान्य रूप से बिक रहे थे। ठीक है, उनकी बिक्री सामान्य रूप से हो रही थी, लेकिन जैसे ही तालाबंदी हुई तो ये बिक्री बंद हो गई। मोटर वाहनों की, कारों की बिक्री बंद हो गई, दोपहिया वाहनों की ले सकते हैं आप। ठीक है, वो बिक्री बंद हो गई। तो अर्थव्यवस्था में जो अचानक आया बदलाव लॉकडाउन, ठीक है, उसके कारण वो बिक्री बंद हो गई। तो अचानक जो बदलाव आया उससे जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसको किसके अंतर्गत रख सकते हैं अपन, संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रख सकते हैं। ये इसका एक उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल आप और देना चाहें तो भाई आपके जैसे सूती कपड़ा उद्योग, उद्योग बंद हो गए। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग का भी आपको बताना नहीं है, औद्योगिक जो गतिविधियां हैं वो बंद हो गई। ठीक है, बिक्री बंद हो गई। ठीक है, जो उत्पाद थे उनकी बिक्री बंद हो गई, तो वो भी उससे भी क्या हुए, लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब जो पहले वहां पर काम करते थे, जो श्रमिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है, वो काम करते थे, और वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और किसके अंतर्गत हो गए, संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत हो गए। ठीक है, और ये लॉकडाउन का आपको प्रश्न बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ठीक है, फिर देखिए आपके इसमें जो संरचनात्मक बेरोजगारी वो 3 प्रकार की होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है, पहला अल्प बेरोजगार। ठीक है, अल्प बेरोजगारी संरचनात्मक के अंतर्गत। अब इसमें बोलते हैं कि भाई वर्ष के कुछ महीने या दिन में कुछ घंटे बेरोजगार। कोई व्यक्ति यदि वर्ष के कुछ महीनों अथवा दिन के कुछ घंटों तक कार्य मतलब रोजगार। ठीक है, रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है, तो यह स्थिति बनती है।
ठीक है। जैसे हम शिक्षकों का ही उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। पहले पूरे दिन कहीं ना कहीं बिजी रहते थे, ठीक है, क्लासें पूरे दिन लगती थी। अब क्या कुछ महीनों में मिल रही, कुछ विशेष जो समय है दिन का उसमें ही कक्षा मिल रही है, पहले पूरे दिन मिलती थी और यहाँ पर क्या बहुत कम हो गए काम के घंटे, ठीक है। तो ये कौन सी अल्प बेरोजगारी, ठीक है। दूसरा देखिए दृश्य अल्प। दूसरा देखिए दृश्य अल्प बेरोजगारी। दृश्य अल्प बेरोजगारी क्या है? सामान्य जो घंटे थे, घंटों से कम काम मिल रहा है, ठीक है, कम काम मिल रहा है, ठीक है, कम काम मिल रहा है। जैसे रोजगार के सामान्य घंटे कितने, आप 8 मानते हैं, ठीक है, 8 घंटे मानते हैं, लेकिन अब क्या वित्त की पूंजी की कमी के कारण जैसे दुकान वाला है, ठीक है, तो वो एक निश्चित समय तक क्या दुकान खोलेगा, ठीक है, तो उसको क्या भाई, ऐसे सब्जी बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला भी अब क्या कम समय तक सब्जी बेचेगा, क्योंकि भाई उसको और भी रोजगार के अवसर तलाशने हैं, ठीक है। तो वो क्या है भाई, सामान्य घंटों से कम काम मिल रहा है। जैसे कोई शिफ्ट में काम कर रहा है तो उसको भी क्या शिफ्ट छोटी कर दी गई उसकी, ताकि उसका जो भुगतान है वो भी कम हो जाए, ठीक है। तो ये दृश्य अल्प है। तीसरी है अदृश्य अल्प बेरोजगारी। ठीक है, अदृश्य अल्प बेरोजगारी। अदृश्य अल्प बेरोजगारी वो होती है जिसमें काम में तो लगा होता है, काम में लगा दिखता है, व्यक्ति काम में लगा दिखता है, किंतु उसे आमदनी बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। अब इसको समझिए कैसे, ठीक है। मैं अजमेर आया वापस, जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद एक स्थिति देखी कि भाई जो सब्जी वाले सामान्य विक्रेता थे उनकी संख्या अचानक बढ़ गई, ठीक है। पहले गली में एक सब्जी वाला आता था, अब दिन में 10 सब्जी वाले आने लग गए थे, ठीक है। तो वो क्या, अब रोजगार में तो लगे हुए हैं, व्यक्ति काम में तो लगे हुए हैं, ठीक है। पहले 2 जने या 1 जना ही सब्जी बेचने आता था गली में, अब क्या 10 जने आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या 10 जनों से हम सब्जी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। हम क्या खरीदेंगे, पहले जो 1 से खरीदते थे, हाँ वो चेंज कर सकते हैं कि अपनी चॉइस के अनुसार चेंज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति से हम उनको क्या सब्जी खरीदनी, लेकिन हम 10 से नहीं खरीदेंगे हम सब्जी, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, तो जो बाकी 10 व्यक्ति हैं उनको आमदनी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। 10 सब्जी वाले जो है, बाकी 9 हैं, उनको क्या होगा, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो काम में लगे हुए हैं, वो सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनसे सब्जी क्या की जा रही है, बहुत कम खरीदी जा रही, ठीक है। तो एक सामान्य सा उदाहरण है आपके सब्जी वाला, ये आप समझा सकते हैं। अदृश्य अल्प, अदृश्य मतलब दिखती नहीं है, व्यक्ति काम में तो लगा हुआ है लेकिन उसको आय नहीं हो रही है, ठीक है, आमदनी आय नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही, हो भी रही है तो उसका गुजारा नहीं चल रहा है उसमें, ठीक है। तो वो कौन सी बेरोजगारी है, आपके अदृश्य अल्प बेरोजगारी, ठीक है। अगला जो प्रकार है संरचनात्मक हो गया। संरचनात्मक के बाद देखिए खुली जो बेरोजगारी है, दूसरा जो प्रकार है खुली बेरोजगारी, ठीक है। खुली बेरोजगारी कौन सी हो सकती है, व्यक्ति काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति काम करना चाहता है
उसके पास उस कार्य को करने की योग्यता है, किंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये खुली बेरोजगारी, ठीक है, सामान्य जो बेरोजगारी अपन को दिखती है कि संख्या ज्यादा है, ठीक है, जो कार्य करने वाले हैं, जैसे टीचिंग लाइन में देखिए बहुत कंपटीशन है, पढ़ाने वाले ज्यादा है, तो एक जना ही कई सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है, ठीक है, तो उसके पास योग्यता है पढ़ाने की, लेकिन सारे टीचर नहीं पढ़ा पा रहे, उनमें से कुछ क्या है, बेरोजगार है, ठीक है, तो वो क्या है, कौन सी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। फिर देखिए तीसरा है, ये आपके हैं खुली हो गई, फिर मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ महीने काम रोजगार नहीं मिलता। या कुछ महीने मिलता है, ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में, उदाहरण देखिए इसका, कृषि क्षेत्र, ठीक है। फिर 4 नंबर पे देखिए, 4 नंबर पे आपके चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आपके मंदी, ठीक है, वैश्विक मंदी, अर्थव्यवस्था में मंदी, ठीक है। ये हो गया। और 5वां जो प्रकार है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी अभी मैंने आपको अदृश्य बेरोजगारी बता दी, उसमें व्यक्ति काम में लगा हुआ तो दिखता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, वो दुकान पे बैठा है लेकिन उससे क्या उसको आय नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो आपके एक तरह से बेकार हो जाती है। तो ये कुछ बेरोजगारी के प्रकार। अब देखिए राजस्थान में बेरोजगारी का जो स्वरूप है, जो आंकड़े हैं, राष्ट्रीय आंकड़े हैं, बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, ठीक है, और कुछ असंगठित क्षेत्र क्या होता है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार सबसे ज्यादा है, ये फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। हाँ, अगली स्लाइड, आंकड़ों की तरफ देख लेते हैं। राजस्थान में बेरोजगारी का स्वरूप, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। राजस्थान में बेरोजगारी का स्वरूप, बहुत स्मार्ट आंसर देना आपको कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में तो मौसमी, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में तो क्या है, मौसमी बेरोजगारी।
जिसमें वर्ष के कुछ महीने रोजगार मिल पाता है या रोजगार नहीं मिल पाता है, जैसे कृषि का क्षेत्र, ठीक है, कृषि का क्षेत्र हो गया। और दूसरा है शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कौन सी होगी? संरचनात्मक। संरचनात्मक। बेरोजगारी, जैसे दीर्घकाल तक उत्पादन बंद, नहीं, ठीक है। तो ये आपके क्या शहरी क्षेत्र में। अब पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय दर क्या है। अभी जो क्वेश्चन अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की दर। ठीक है, एग्जैक्ट आप आंकड़े नहीं बता पाए तो आसपास का जो भी डेटा आपको याद हो वो बताना है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं बताना, उसके आसपास बताएंगे तो हाँ आपको समझ है इन मुद्दों की, ठीक है, आप जागरूक हैं, ठीक है, ये संदेश जाएगा प्रश्नकर्ताओं में या साक्षात्कार मंडल में, ठीक है। तो आपको जहां पर कोई भी मार्क्स नहीं मिल सकता था वहां पर कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है, इसलिए आपको ये चीजें याद रखना है। तो राष्ट्रीय दर अभी मैंने निकाला था डेटा, तो 11% राष्ट्रीय बेरोजगारी की जो दर है, राष्ट्रीय दर, ठीक है, वो 11%। और ये 11% लोग कौन है, इसलिए मैंने अभी आपको बेरोजगार की परिभाषा बताई थी कि 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु वर्ग का व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर यदि रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? बेरोजगार है। तो इसमें 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग वाला व्यक्ति, ठीक है, तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा आंकड़ा आपके पास आता है कि लॉकडाउन में कितनी बेरोजगारी हुई। लॉकडाउन या तालाबंदी में बेरोजगारी की दर, इसका और इसका अगले जो फैक्ट है उसका आंसर एक ही होगा कि भाई युवा वर्ग में बेरोजगारी की दर कितनी है। वर्तमान दर, इन दोनों का एक ही आंसर होगा, आपको बिल्कुल याद रखना है कि 23.5%, ठीक है। साढ़े 23% बेरोजगारी किसमें? आपके लॉकडाउन या तालाबंदी में, या अभी बात करें युवा वर्ग में बेरोजगारी, अभी की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद की स्थिति में कितनी है भाई? 23.5% बेरोजगारी की दर है अभी भारत में, ठीक है। अब देखिए, ये तो होगी सामान्य सी बात, 4 प्रश्न हो गए, ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए कि भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े
जारी करता है? ठीक है, कौन जारी करता है? तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है, ये आपके क्या करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, ये आपके बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। अब आपको पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? कौन कौन सा क्षेत्र? अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसके 3 आंसर होते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र क्या होता है, यहां पर क्रॉस क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, इसके जो अलग आंसर है वो भी बता देता हूं मैं। नंबर 2 आप रख सकते हैं सरकारी से निजी क्षेत्र में, सूती वस्त्र उद्योग, और सरकारी क्षेत्र में अभी तक रेलवे था, लेकिन निजीकरण हो रहा है, उसकी वजह से ये आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। आप ये चीज बोल सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। अब असंगठित क्षेत्र क्या होता है, यहां पर क्रॉस क्वेश्चन बनेगा कि भाई असंगठित क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, ध्यान रखिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो कृषि कामगार, कृषि मजदूर, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में आपके हो जाएंगे संविदा मजदूर, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या कर रखा है, रोजगार मिला हुआ, ठीक है। वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, संविदा मजदूर। इसको आप क्या कह सकते हैं, असंगठित क्षेत्र कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो कृषि मजदूर, और शहरी क्षेत्र में संविदा मजदूर कौन से क्षेत्र में है भाई, असंगठित क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक रोजगार के क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू रखेंगे, उसमें कारण अपन और पढ़ेंगे, भारत में बेरोजगारी के कारण और रोजगार सृजन के जो सुझाव हैं, उपाय हैं और जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी के कारण
ठीक है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कारण, ठीक है, बेरोजगारी के कारण क्या है। तो सबसे पहला और मुख्य कारण है इसमें, सबसे पहला और मुख्य कारण है आपके जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि सबसे पहला कारण है। और कई जन ये तर्क दे सकते हैं या तर्क दिए जाते हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उससे रोजगार के अवसर भी बढ़े। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा आबादी है तो रोजगार के अवसर भी बढ़े, रोजगार बढ़े भी हैं उससे। लेकिन उनको एक चीज़ और पता रखनी चाहिए कि भाई जैसे रोजगार के अवसर किन क्षेत्रों में बढ़े हैं। जैसे अपन उदाहरण लें कि जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, इतनी बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं दें तो उनके लिए डॉक्टर्स की आवश्यकता है या स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है, तो उससे क्या नई जो रोजगार हैं उनके लिए अवसर बढ़े। या पुलिस सेवाएं हैं, इतने बड़े आबादी के लिए जो सुरक्षा संबंधी है, कानून व्यवस्था संबंधी जो कार्य है उसको करने के लिए भाई रोजगार बढ़ाए गए हैं। जैसे सफाई कर्मी हैं, ठीक है, सफाई कर्मी के अलावा आप देखिए जैसे भवन निर्माण क्षेत्र है या जो विक्रेता है उनकी आवश्यकता बढ़ी तो रोजगार के अवसर बढ़े। ठीक है, ये तर्क आप दे सकते हैं, लेकिन इसका तर्क यहाँ पर थोड़ा सा ये बदल जाता है। ठीक है, कि भाई जो जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ने से मान लीजिए 10% रोजगार बढ़ गए, लेकिन आप देखते हैं कि भाई 20%, 25% आपके क्या रोजगार जनसंख्या बढ़ जाती है तो ये 15% जो अतिरिक्त है, ठीक है, उसमें तो क्या हो जाता है, ये अतिरिक्त क्या बेरोजगार यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और ये 10% जो रोजगार के अवसर बढ़े थे उससे ज़्यादा तो क्या बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या इसको थोड़ा अपन एक कारण मानते हैं कि भाई बेरोजगारी का कारण मानते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए दूसरा कारण, देखिए इसमें पहला कारण जनसंख्या वृद्धि हो गया, दूसरा कारण इसमें लेंगे अपन जो बढ़ता मशीनीकरण है। ठीक है, मशीनीकरण, अब देखिए जैसे औद्योगिक क्रांति की बात करें अपन, औद्योगिक क्रांति के बाद देखिए जो कार्य मनुष्य द्वारा किया जा रहा था उसको करने के लिए क्या मशीनें अपन यूज में लेने लग गए। और आज तक अपन निरंतर क्या प्रगति कर रहे हैं, तकनीक का विकास हो रहा है, उससे क्या नई नई मशीनें आ रही है। रोबोट की बात करें अपन, रोबोट कार्य करेंगे अब मनुष्यों का। ठीक है, और इस प्रकार से क्या मशीनीकरण बढ़ने के कारण क्या जो कार्य मानव द्वारा किया जा रहा था या जो श्रमिक वर्ग था उस पर ही कुठाराघात हुआ है। ठीक है, और श्रमिक क्षेत्र में आप देखें कि भाई मशीनों की आने से श्रमिकों का जो रोजगार है धीरे धीरे छिनता जा रहा है। ठीक है, और ये मशीनीकरण से क्या बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा आप तीसरा कारण लेंगे अपन, तीसरा कारण यहाँ पर होगा आपके शिक्षा पद्धति में कमियां। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात की जाती है, सबसे बड़ी कमी कही जाती है भारत की शिक्षा पद्धति की, वो क्या है भाई आपके शिक्षा पद्धति की क्या क्या कहा जाता है इसमें कि भाई ये कमी क्या है शिक्षा पद्धति की, कि भाई ये रोजगार परक शिक्षा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कौशल नहीं देती है, कौशल नहीं बढ़ाती है। ठीक है, केवल सैद्धांतिक शिक्षा है, उसको कैसे यूज करना है, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है, तो वो आपके शिक्षा पद्धति में ये कमियां हैं। ठीक है, तो ये कारण तीसरा हो गया इसमें बेरोजगारी का। और चौथा कारण देखिए, चौथा कारण देखिए तो शिक्षा पद्धति में कमियां हो गई, सैद्धांतिक पहलुओं पर केंद्रित है सारी शिक्षा पद्धति आपके, उद्यमिता, गुणवत्ता और कौशल का पर्याप्त विकास नहीं होता है। उद्यमिता और गुणवत्ता
और कौशल का विकास नहीं हो पाता है, हमारी शिक्षा पद्धति की ये कमी कही जाती है। ठीक है, ये केवल सैद्धांतिक शिक्षा है, सैद्धांतिक पहलुओं पर केंद्रित है। सैद्धांतिक पहलुओं पर केंद्रित है हमारी शिक्षा पद्धति, ये इसकी कमी कही जाती है। फिर देखिए जो चौथा आपके कारण माना जाता है कौशल की कमी। ठीक है, कौशल की कमी कैसे कि भाई आप देखते हैं जो पुश्तैनी काम है, हमारे जो युवा वर्ग है या जो आमजन है जिनमें बेरोजगारी की बात होती है, वो अपना पुश्तैनी काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ठीक है, पुश्तैनी काम या काम करने की इच्छा ही नहीं होती उनमें, कि हीन भावना होती है, कोई कार्य होता है तो उसको छोटा मानते हैं। मतलब जैसे ब्राह्मण है तो वो कोई चीज़ का विक्रय करना या ऐसे कोई अन्य कार्य जिनमें क्या भाई उसको रोजगार, सब्जी बेचना, ठीक है, इस प्रकार के कार्यों को छोटा मानते हैं और जो पुश्तैनी काम है उसको करने से हिचकिचाते हैं। ठीक है, ये एक और कारण इसमें कहा जा सकता है। ठीक है, पांचवा कारण देखिए आप इसमें, पांचवा कारण क्या है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा। ठीक है, आप देखिए जो गला काट व्यापारिक गतिविधियां होने लगी आजकल, आप देखिए जैसे सबसे सरल उदाहरण लूं, टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में क्या एक कंपनी अभी बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही है XYZ, और बाकी कंपनियों को उसने क्या किया है, बिल्कुल ऐसे ओवरटेक कर लिया एक तरह से, और वो बाकी कंपनियां पिछड़ चुकी है और लगातार कर्ज में डूबती जा रही है। तो उससे क्या, जो बाकी कंपनियां जो कर्ज में डूब चुकी हैं उनसे, उनमें जो रोजगार थे, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो जैसे XYZ जो कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, उसमें रोजगार ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, अभी इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं बढ़ रहे हैं जितनी संख्या में कम हुए हैं। ठीक है, तो एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या भाई जो कंपनियां घाटे में हैं उनमें रोजगार घटते जा रहे हैं निरंतर। ठीक है, फिर देखिए पांचवा हो गया। छठा देखिए जो रोजगार सृजक कार्यक्रम है या योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ईमानदारी का अभाव है उसमें। ठीक है, या मजबूत इच्छा शक्ति के साथ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पांचवा जो कारण है दोषपूर्ण क्रियान्वयन अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक और कारण माना जा सकता है भारत में बेरोजगारी के बढ़ने का। अब इसमें क्या, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से क्या ये योजनाएं लागू नहीं हो पा रही है, या इनमें रोजगार का सृजन होता भी है तो इतने बड़े लेवल पर नहीं हो पाता है जितने बड़े लेवल पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये एक और कारण है। फिर देखिए सातवां कारण आप बोल सकते हैं अविवेकपूर्ण सरकारी नीतियां। नीतियां कौन सी, यहाँ पर आर्थिक बोल सकते हैं अपन, आर्थिक नीतियां। जैसे अपन बात करें इसमें तीन मुख्य रूप से बोल सकते हैं आप, एक तो GST, एक नोटबंदी, ठीक है, और एक आपने देखा होगा तालाबंदी, अभी बात की गई है। ठीक है, लॉकडाउन। ठीक है, ये जो तीन निर्णय लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उससे क्या आप देखिए GST की बात करें तो GST में क्या हुआ था, एकदम से पूरा आपके जो ढांचा था, आर्थिक ढांचा, उसमें ये एकदम से बदलाव जो है उस बदलाव को सहन नहीं कर पाया। भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो GST से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। ठीक है, और जो जटिलताएं हैं उसकी वजह से क्या भाई निरंतर नुकसान हुआ है कई मतलब आर्थिक क्षेत्र को, और उससे क्या रोजगार जो थे
उसमें भी कमी आई है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई जैसे जो जीएसटी का फाइल करने का और वो जो अतिरिक्त कार्य है उससे रोजगार सृजन हुआ है, लेकिन उस लेवल पे सृजन नहीं हुआ है जिस लेवल पे क्या भाई आर्थिक जो नुकसान हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र को ले लें या सेवा क्षेत्र को ले लें या बाकी क्षेत्रों को ले लें, ठीक है, असंगठित क्षेत्र को, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उससे भाई जो असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार है वो कम हुए हैं। ठीक है, फिर नोटबंदी की बात ले लीजिए, इसमें भी आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे बीच में बड़े नोटों का प्रचलन नहीं हुआ, उससे क्या आर्थिक गतिविधियों पर थोड़ी सी क्या हुई है, धीमी पड़ी थी वो। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी थी, धीमी पड़ने से क्या भाई आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी तो उससे क्या मंदी आई थोड़ी सी, और मंदी से क्या रोजगार कम हुए। फिर देखिए, और ये जो निर्णय थे ये दोनों, और ये एकदम से लिए गए थे, ठीक है, बिना किसी पूर्व तैयारी के निर्णय ले लिए गए थे। वैसे ही आपके क्या तालाबंदी या लॉकडाउन की बात करें तो इससे भी क्या एकदम से आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई थी। ठीक है, और उससे क्या एकदम से अर्थव्यवस्था जो मंदी में चल रही थी उससे और ज्यादा क्या एकदम से बंद हो गई। ठीक है, बंद होने के कारण क्या जो रोजगार का संकट, मतलब आप देखते हैं 1.5 मिलियन, ठीक है, 1.5 मिलियन जो रोजगार है वो कम हो गए हैं लॉकडाउन के कारण। सिर्फ लॉकडाउन के कारण 1.5 मिलियन जो रोजगार है वो खत्म हो गए एकदम से। ठीक है, और बेरोजगारी की दर की बात की थी मैंने आपको, 23.5% बताई थी। ठीक है, लॉकडाउन में युवाओं में, ठीक है, युवाओं में लॉकडाउन के कारण क्या 23.5% एकदम से क्या हुआ, कमी आ गई रोजगार में, बेरोजगारी की दर ये हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ अविवेकपूर्ण निर्णय थे या सरकारी नीतियां थी जिनके कारण क्या रोजगार पर संकट आया। फिर देखिए 8वां कारण आप क्या मान सकते हैं इसमें, सीमित भूमि। ठीक है, क्या कारण मान सकते हैं, सीमित भूमि। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, अपन स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और उसमें आप देखिए सर्वाधिक जो रोजगार है भारत में वो कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है। अब भूमि सीमित होती जा रही है। ठीक है, आप देखते हैं अनुत्पादकता बढ़ती जा रही है, या बारिश कम होने के कारण, भूमि के बंजर होने के कारण, या उत्पादकता कम होने के कारण क्या पानी कम होने के कारण, ठीक है, भूगर्भीय जल के कम होने के कारण क्या कृषि गतिविधियां भी कम हो गई आजकल। ठीक है, और उससे सीमित भूमि होने के कारण जो अतिरिक्त जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसको उस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जो नए जो बेरोजगार हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं सीमित भूमि होने के कारण। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन वो की वही है। ठीक है, या जमीन का उपयोग चेंज हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, कई बार जैसे कोई सरकारी कार्य होता है, हाईवे निकालना, ठीक है, कोई मॉल बना लिया जाता है, तो उससे क्या जो कृषि क्षेत्र में जो रोजगार मिल रहा था भूमि के होने के कारण वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, सीमित भूमि से भी क्या बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर देखिए 9वां पॉइंट देखिए आप इसमें, औद्योगिक क्षेत्र का धीमा विकास। ठीक है, जिस हिसाब से जनसंख्या दर बढ़ती जा रही है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है। औद्योगिक विकास क्या है, धीमा है भारत में। ठीक है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस वजह से भी क्या बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। ठीक है, 10वां पॉइंट देखिए, कुटीर उद्योगों का पतन। ठीक है, भारत में देखिए मॉल संस्कृति या जो आपके स्थानीय उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता को कम आंका जाता है। ठीक है, या मॉल संस्कृति चली है अपने इंडिया में नई, अपन जो चीज गांव से खरीदते थे वो आजकल क्या मॉल से खरीदते हैं अपन। ठीक है, या उनकी गुणवत्ता को, जो स्थानीय उत्पाद है उनकी गुणवत्ता को कम आंकते हैं। ठीक है, और चीजें कहीं और से खरीदते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि मॉल में खरीदेंगे तो भी तो रोजगार मिलेंगे, लेकिन आप देखिए जो रोजगार 10 जनों को मिल रहा था वो अब क्या ओनली 5 जनों को मिलने लगा है मॉल संस्कृति के कारण। ठीक है, तो इस वजह से 5 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है,
बेरोजगार होने के कारण क्या ये भी किसका कारण माना जाएगा, एक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण माना जाएगा। ठीक है, ये 10 कारण आपको शॉर्ट में मैंने समझाए हैं। ठीक है, इंटरव्यू के हिसाब से इतना ही बोला जा सकता है, इसमें कोई लिखना नहीं है। ठीक है, समझाने के हिसाब से बताया मैंने आपको, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाता है। फिर देखिए इसके नियंत्रण के जो सुझाव है, उपाय है या जो प्रयास किए गए हैं बेरोजगारी नियंत्रण के, सुझाव, उपाय या प्रयास। ठीक है, ये जो है इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला आप क्या लेंगे, जनसंख्या, पहला सुझाव क्या देंगे आप, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, सबसे पहला क्या देंगे आप, जनसंख्या नियंत्रण देंगे। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए भी आप देखते हैं बहुत अभी मांग उठ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। ठीक है, और जैसे चीन में आपने सुना होगा 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वहाँ पे, वैसे ही अपन इंडिया में क्या कर सकते हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी अपन लागू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास होगा। ठीक है, और इसमें भी आप देखिए कानून लाकर किया जा सकता है या नीति बनाई जा सकती है। ठीक है, कानून कौन सा, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो सकता है, या 2 बच्चों के लिए। ठीक है, 2 बच्चों को ही क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ऐसी कोई नीति बनाई जाए। ठीक है, तो उससे क्या जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई जा सकती है, और जनसंख्या वृद्धि क्या है, सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, बेरोजगारी का। दूसरा आप इसमें सुझाव क्या दे सकते हैं कि भाई जो नई शिक्षा नीति लागू की जाए जो रोजगार परक हो। ठीक है, ठीक है, रोजगार परक शिक्षा दी जाए इसमें। कौशल विकास किया जाए स्कूलों में ही। ठीक है, ये बिल्कुल इस दिशा में अपन आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति आ चुकी है इस वर्ष। ठीक है, और ये नई शिक्षा नीति क्या है, भारत जो है विश्व का सबसे युवा आबादी वाला देश है। ठीक है, जहाँ पर ये अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, रोजगार परक शिक्षा दी जाए, कौशल विकास किया जाए, तो उससे क्या भारत पूरे विश्व को क्या कर सकता है, श्रम उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, और जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश करेगी उनको भी अपन क्या कौशल युक्त जो कुशलतापूर्ण शिक्षा प्राप्त जो लोग हैं वो उनको श्रम बल के रूप में प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा आप इसमें क्या देंगे, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा। तीसरा सुझाव आप क्या दे सकते हैं कि भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें जो गति है, औद्योगिक क्षेत्र की जो वृद्धि की गति है उसको बढ़ाया जाए। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए भाई सरकारी स्तर पर प्रयास करना जरूरी है। ऐसी नीतियां बनाई जाए, औद्योगिक नीतियां, जिनसे क्या भाई उनका विकास हो, उनका विकास होगा। जैसे अभी अपन ने दोषपूर्ण नीतियां पढ़ी, जीएसटी वगैरह, वो ठीक था, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उनको सुधारा जाना चाहिए ताकि औद्योगिक क्षेत्र पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, और चौथा सुझाव आप क्या दे सकते हैं, चौथा सुझाव देखिए इसमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। मान लीजिए जैसे मॉल में कोई चीज़ बेची जा रही है तो उसमें ऐसा एक प्रावधान करना चाहिए, ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे क्या भाई उस मॉल में जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उनमें 10 से 20% जो वस्तुएं हैं वो कहाँ होगी, कुटीर उद्योगों में निर्मित होगी। ठीक है, उससे क्या होगा, मॉल भी चलता रहेगा और जो उत्पाद हैं कुटीर उद्योगों के वो भी बिक सकें। ठीक है, इस प्रकार जैसे अर्बन हाट है उसमें भी कुटीर उद्योगों के लिए संभावनाएं हैं तो उनको बढ़ाया जाना चाहिए। और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको अच्छे से ऋण उपलब्ध करवा कर क्या रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप चौथा सुझाव दे सकते हैं।
फिर देखिए पांचवा सुझाव क्या दे सकते हैं, मेक इन इंडिया, इसमें एक प्रयास है। ठीक है, पहले अपन जो आयात करते थे, जो वस्तुएं उत्पाद जो आयात करते थे विदेशों से, इस अभियान के तहत आप क्या अब इंडिया में निर्मित करवाएंगे। ठीक है, इंडिया में बनेगा तो इंडिया में जो रोजगार सृजन होगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी भारत में कोई उत्पाद बनाती है तो उसके लिए एक नीति और बनाई जानी चाहिए कि भाई यहाँ के लोगों को रोजगार वहाँ पर दिया जाए। ठीक है, प्रायोरिटी किसको दी जाए, स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या आप सुझाव दे सकते हैं। फिर देखिए अगला जो है इसमें पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक प्रयास चला है इसमें, पीएम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। ठीक है, फिर देखिए सातवां आप क्या सुझाव, इसमें प्रयास क्या किया गया है, कौशल विकास कार्यक्रम, युवाओं में कौशल की जो कमी है। ठीक है, वो इस दिशा में एक क्या है प्रयास है, युवाओं को कुशलता, किसी कार्य में कुशलता प्रदान करके क्या उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के जो अवसर हैं वो बढ़ाए जाए। ठीक है, वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर देखिए आठवां जो आप इसमें कार्यक्रम देख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करें अपन तो इसमें क्या है भाई, कौशल विकास कार्यक्रम, मैं इसमें थोड़ा सा बताना भूल गया है। कौशल विकास कार्यक्रम में क्या है, 2022 तक इसमें 500 मिलियन कुशल श्रमिक तैयार करना। ठीक है, 500 मिलियन कुशल श्रमिक तैयार करने का लक्ष्य है। लक्ष्य रखा गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए कुटीर उद्योगों में आप बात करें तो एक वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया गया था, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ये एक नारा आप बोल सकते हैं अगर आपको पूछा जाए तो। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में लाना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में लाना। ठीक है, अभी मैंने बात की थी इसके बारे में कि स्वयं सहायता समूहों में क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। ठीक है, आपने जैसे देखा होगा महिलाओं के बारे में जो जानकारी ली जाती है कि माता जी या जो घर में महिला सदस्य वो क्या करती है, वो गृहिणी है। ठीक है, गृहिणी है लेकिन वो रोजगार परक, उसके पास अगर कुशलता नहीं है या वो किसी रोजगार समूह से नहीं जुड़ी हुई है तो उसकी जो उत्पादक शक्ति है वो क्या भाई किसी यूज में नहीं आ रही है। ठीक है, वो सिर्फ घर का कार्य करने तक ही सीमित रह जाती। ठीक है, तो उनको क्या किया जाए, आपके क्या किया जाए, अभी अपन ने किसके अंतर्गत बात की थी ये, हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात की है अपन ने 8वें पॉइंट में। तो इसमें क्या महिला सदस्यों की कम से कम एक महिला सदस्य की क्या आपकी भागीदारी किसमें बढ़ाई जाए, स्वयं सहायता समूह में। ठीक है, उसमें भागीदारी बढ़ाने से क्या उनकी जो उत्पादक शक्ति है, ठीक है, उसका सही यूज लिया जा सकेगा। ठीक है, ये एक सुझाव आप दे सकते हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आप देखिए जम्मू कश्मीर में 2 योजनाएं चलाई गई थी, हिमायत और रोशनी। ठीक है, हिमायत और रोशनी, ये उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वहाँ का जो युवा वर्ग था वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने लगा था या उस तरफ बेरोजगार होने के कारण उस तरफ मुड़ गया था। उसको हिमायत और रोशनी 2 कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया था। ठीक है, अब देखिए
8 इसमें हो गए। फिर देखिए 9वां जो प्रयास किया गया है, 9वां प्रयास मनरेगा, जो गारंटी कानून दिया गया था, वह एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्य हैं, मतलब एक परिवार में एक वित्तीय वर्ष, मतलब एक जो वित्तीय वर्ष होता है आपके जो बजट जारी होता है उसके बाद का वित्तीय वर्ष देखिए, उसमें प्रत्येक सब परिवार के, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं, वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों, अकुशल श्रम जैसे जिसमें कोई तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कि विशेष हुनर की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है इसमें, ठीक है। और लाभार्थियों में कम से कम क्या है 33% क्या है महिलाएं होती है। ये एक आपको शायद कम लोगों को पता होगा, मनरेगा में क्या 33% जो है वो महिलाओं का होना, लाभार्थियों का होना अनिवार्य है इस कानून में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर देखिए अगला जो है सुझाव, मनरेगा हो गया। फिर देखिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, ठीक है, श्रमेव जयते जो कार्यक्रम है, ठीक है, उसकी बात करें, ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने हैं या प्रयास क्या हो रहे हैं इस दिशा में वो बताने हैं, ठीक है। तो एक आप क्या प्रयास बताएंगे, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम शुरू किया गया है। फिर देखिए अंतिम जो आप इसमें प्रयास बता सकते हैं वो प्रधानमंत्री युवा योजना, ठीक है, वो क्या है, प्रधानमंत्री युवा योजना क्या है इसके अंतर्गत। तो देखिए आप इसमें वर्ष 2016 से 2021 तक, 2016 से 21 की अवधि में 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराना। प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये इस योजना का लक्ष्य है वर्ष 2016 से 21 तक, ठीक है, ये लक्ष्य है। तो ये कुछ सुझाव थे, ठीक है, कुछ बातें थी, कुछ सुझाव उपाय थे जिससे क्या बेरोजगारी कम हो सकती है, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका अर्थ, प्रकार और जो वर्तमान स्थिति है वो बताई थी, ये इसमें थोड़ा सा छूट गया, तो इसको शॉर्ट में आपको इंटरव्यू में कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे ये चीज़ें जोड़ सकते हैं, ठीक है, आपको सुझाव उपाय और कुछ प्रयास पूछे जाए तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके जो परिचित हैं जिनको इस जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है, तो उनके साथ आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।